हाय स्टूडेंट्स, आई एम साहिल। वेलकम टू IIT मंथन। आज हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन विच इज अ पार्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स। देखो, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ पे कवर होता है। SN1 और SN2 रिएक्शंस ये एल्काइल हैलाइड में कवर होते हैं। ऑल्दो ये एज अ मैकेनिज्म पार्ट इसको देखो तो फिर ये रिएक्शन मैकेनिज्म में आता है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है ये। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, व्हाट डज द नेम से, एस से सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन होने वाली है कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक। तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और सब्स्टिट्यूट करेगा रिएक्शन। वन का भी सिग्निफिकेंस देखेंगे हम, ये वन क्यों है, और इसका ही एक इस जैसा इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये वन है। एक और है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2। ये वन और 2 क्या है अभी देखते हैं। ये रिएक्शन के काइनेटिक्स से रिलेटेड है। इसका जो इसके मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होंगे इसमें। देखो, अगर एक रिएक्शन में लिखना हो अगर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये कौन सा ग्रुप है, टर्जरी ब्यूटाइल ग्रुप है। इस पे एक ब्रोमीन अगर लगा हो तो H2O हमारा सॉल्वेंट हो गया। अगर इसको एक लाइन में लिखना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, SN1 की बात कर रहे हैं। CH3 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 OH, ठीक है, प्लस HBr। ये है सिंगल स्टेप में। अगर इसको हम लिखें तो इसमें क्या हुआ, ब्रोमीन चला गया और OH आ गया, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन हुई। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी। उसमें क्या था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्केन्स में हाइड्रोजन जाता था और कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई उस पर लग जाता हाइड्रोजन की जगह, राइट। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक जाएगा और दूसरा उसकी जगह ले लेगा। इसमें वो जाने वाला कौन सा है, ब्रोमीन है, और आने वाला ग्रुप कौन सा है, OH। तो हम बोल सकते हैं कि OH माइनस आया, OH माइनस आया इसके अंदर से, और Br चला गया। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। जैसे इस केस में वाटर आएगा, उसके बाद OH बचेगा। तो या तो वाटर हो अटैकिंग ग्रुप, या OH माइनस हो। होगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल होगा कोई भी। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज चाहिए। देखो, एल्काइल हैलाइड हो या कोई भी आगे जो चैप्टर आ रहे हैं, जब भी कोई इस तरह का बॉन्ड होगा पोलर CX, ये किसमें, एल्काइल हैलाइड में। फिर ये कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन एल्डिहाइड वाले जो रिएक्शंस होंगे उसमें ये जो साइड है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी हमेशा, कुछ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा कार्बन के ऐसे से बॉन्ड में, न्यूक्लियोफाइल कोई भी आएगा इस तरह के ग्रुप में, तो हमेशा उसकी नजर कहां पे होगी, कार्बन पे। जैसे अल्काइल हैलाइड में हम सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। अच्छा, Br चला गया, OH आ गया, सब्स्टिट्यूशन है। और किसने की, इसने की, न्यूक्लियोफाइल था। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर। अब जैसे एल्डिहाइड कीटोन आएंगे, उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। एडिशन में क्या होगा, ये इधर आ गया, एक ग्रुप आया OH, आके इधर लग गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके यहां चले गए, इधर भी कुछ H+ लग गया। तो कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल अगर कोई आएगा बाहर से, तो वो कहां पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, जो जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो। यहां भी ऐसा हो रहा है, हमारा अटैकिंग कौन सा है, OH माइनस या H2O है। इस केस में H2O है। और लीविंग ग्रुप, तो एक और समझ लो, लीविंग ग्रुप यहां पे इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में इस पे ज्यादा बात नहीं की थी हमने। इस तरह की सब्स्टिट्यूशन पे, लीविंग ग्रुप पे भी बहुत ज्यादा ध्यान हम फोकस करेंगे। तो कौन कौन से पैरामीटर्स डिस्कस करने हैं इसमें, हमें लीविंग ग्रुप की नेचर बहुत सारी डिस्कस करनी है। मैं SN1 की बात कर रहा हूं। वैसे लीविंग ग्रुप SN1 SN2 दोनों में सॉल्वेंट भी, सॉल्वेंट का इफेक्ट भी देखना है। इसमें सिर्फ वाटर है, CH3 OH भी हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, फॉर्मिक एसिड हो सकता है, ये क्या है, मिथेनॉल, इथेनॉल हो सकता है। सबके बदलने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी देखेंगे इसमें। लीविंग ग्रुप मतलब यहां पे कौन सा है, Br माइनस, तो ये बदलेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी देखेंगे। उसके बाद इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात भी करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी इसमें आएगा।
कैसे कॉन्फ़िगरेशन की इन्वर्जन होगी या रिटेंशन होगी, या ये सब हमें पढ़ने हैं। और सबस्ट्रेट के बारे में बात करेंगे। सबस्ट्रेट कौन सा है, ये है। ये अगर हम बदल दें तो फिर रेट पे भी फर्क पड़ेगा, और काइनेटिक्स पे बात करेंगे। काइनेटिक्स, चलो अब बात करते हैं। ये एक स्टेप में लिखा है, इसको 2 स्टेप में भी लिखेंगे, 2 स्टेप में होता है, ठीक है। स्टेप कितने हैं इसके, 2 हैं। तो अभी के लिए हमने क्या सीखा कि कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स लेके बहुत सारे, तो कहां पे अटैक करेगा, इधर, क्योंकि ये ग्रुप पोलर होगा। यहां पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो। अल्काइल हैलाइड के नजरिए से देखो तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये, ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन आयोडीन भी। तो अटैक कहां पे होगा, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे अटैक होगा, ये चला जाएगा, ये आ जाएगा। तो लीविंग ग्रुप कौन सा हुआ, ये। अटैकिंग ग्रुप ये हुआ फिलहाल के लिए। जैसे ये अगर सॉल्वेंट हो तो ये हुआ अटैकिंग ग्रुप, ठीक है। तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा अटैकिंग ग्रुप कौन सा है। लीविंग ग्रुप ये बॉन्ड टूटने वाला है और इसकी जगह पे ये आ जाएगा। सॉल्वेंट का भी इसमें रोल है। अब ये 1 का क्या सिग्निफिकेंस, हम सब्स्टिट्यूशन अच्छे समझ गए कि एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल समझ गए हैं, कार्बन डेफिशिएंट है, न्यूक्लियोफाइल आके फटाफट यहाँ अटैक करेगा। 1 को क्यों हमने लिखा है यहाँ पे, 1 का क्या सिग्निफिकेंस है, तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन समझना जरूरी है। हाँ, अब देखो सपोज कोई रिएक्शन है जो बहुत मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है। तो उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप आरडीएस। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे पता रहेगा। देखो इमेजिन करो कि कोई इंडस्ट्री है या कोई फैक्ट्री है, ठीक है। कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री है, सपोज कार बन रही है बहुत सारी, ठीक है। फोक्सवैगन की एक फैक्ट्री है, उसमें गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो रही हैं बहुत सारी। तो उसमें क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। तो एक डिपार्टमेंट में सिर्फ टायर बन रहे होंगे, एक डिपार्टमेंट में सिर्फ लोहे की बॉडी बन रही होगी, चेसी बन रही होगी उसकी, ठीक है। एक डिपार्टमेंट इंटीरियर, मतलब गद्दे वद्दे जो अंदर सीट्स लगी हैं वो बना रहा होगा, हाँ। एक डिपार्टमेंट में इंजन बन रहा होगा, राइट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, सपोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात है और ये मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, गाड़ी बनने की स्पीड क्या होगी। सपोज 4 डिपार्टमेंट है, 1 2 3 4, और इसमें से भी एक पार्ट आएगा, इसमें से भी एक पार्ट, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक, तब जाके असेंबल होके वो सामान बनेगा। तो सपोज इसकी स्पीड है 10 पार्ट्स पर डे, मतलब अगर ये सही से साथ दे हमारा तो 10 बन सकते हैं एक दिन में। इसकी है 20 पार्ट्स पर डे, इसकी 30 है और इसकी 5 है, 5 पार्ट्स पर डे। और हर एक से एक पार्ट चाहिए तब हमारी गाड़ी बनेगी या कोई भी मशीन बनेगी। तो एक दिन में कितनी गाड़ियां बना पाएंगे, 5 ही बना पाएंगे। छठी में, हाँ ये चीज तो एम्पल है, बट एक ये भी तो चाहिए, हर एक का एक एक पार्ट चाहिए, समझ रहे हो। तो रेट, तो स्पीड क्या हो गई हमारी, जो स्लोएस्ट की स्पीड है, राइट। जो स्लोएस्ट की स्पीड है वही स्पीड होगी, क्योंकि अगर 5 गाड़ियां तो बन जाएंगी हमारे पास, एक इधर से लिया पार्ट, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, गाड़ी कंप्लीट या मशीन कंप्लीट। छठा बनाने के लिए ये तो एम्पल है, ये है ही नहीं, तो रुकना पड़ेगा उसके लिए। तो ऐसे रिएक्शन में होता है, अगर 2 3 4 स्टेप्स में हो रहा हो रिएक्शन, तो उसकी स्पीड कैसे डिटरमिन होगी, जो भी स्पीड होगी सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन की। और इसके अंदर स्लोएस्ट रिएक्शन जो होगा हम देखेंगे, उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। स्लोएस्ट रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, इसलिए इसका नाम है SN1। अब आ जाओ इसके मैकेनिज्म पे। अब आ जाओ इसके मैकेनिज्म पे। सपोज ये है स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1
एंड स्टेप 1 इज द स्लोएस्ट स्टेप। अब स्लोएस्ट स्टेप से दिमाग लगाओ कि जितनी तेज ये होगा वही रिएक्शन की स्पीड होगी। क्यों? स्लोएस्ट के लिए बाकी को वेट करना पड़ेगा, बाकी तो भाग रहे हैं आगे, लेकिन जब तक ये अपना पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। तो स्लोएस्ट स्टेप की स्पीड ही इस रिएक्शन की स्पीड होगी, और स्टेप 1 इज द स्लोएस्ट स्टेप। इसका नाम एक और दे सकते हो स्टेप 1 का। स्टेप 1 का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। दिमाग में ये आ जाना चाहिए, जब भी SN1 का नाम कहीं पे आए तो दिमाग में आ जाना चाहिए कार्बोकेटायन बनेगा। तो द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन या जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन बन गया, प्लस और Br माइनस। मैंने टर्जरी ब्यूटाइल क्यों लिया है? ताकि कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल हो। जब कार्बोकेटायन स्टेबल होगा तब SN1 के चांस बढ़ जाएंगे। देखो SN1 SN2 तो हमने पढ़ा नहीं अभी, लेकिन कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जैसे दोनों कंपीट करते हैं। कुछ कुछ SN1 हो रहा होता है, कुछ कुछ SN2 होता है, होगा उसमें भी SN2 में भी सब्स्टिट्यूशन ही होगी, न्यूक्लियोफाइल की ही होगी, और जो स्टेप है वो सेम ही होगा। OH की Br की जगह OH आया होगा। तो इनमें कॉम्पिटिशन चलता है। अगर जितना स्टेबल हो कार्बोकेटायन उतना SN1 को हेल्प होती है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 हो गया अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका अटैक हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, इसने किया अटैक कार्बोकेटायन पे। तो क्या बना? CH3 O हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पे प्लस चार्ज आ गया, 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन, तो इस पे आ गया प्लस चार्ज। उसके बाद फिर ये इसको रिलीज कर देगा और OH प्लस H प्लस, और वो Br माइनस भी निकला हुआ था वहां पे, तो इसको निकालने में H2O भी हेल्प करेगा। इसको निकालने में भी H2O हेल्प करेगा, और अटैक भी H2O का होगा। ये दूसरा मॉलिक्यूल होगा जो H प्लस को हटा के OH जोड़ देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 स्टेप हो गए। कई बार इसको स्टेप 3 भी लिख लेते हैं, जो H प्लस का रिलीज है, और कई बार इसी स्टेप में रखते हैं। तो ये 2 स्टेप में हो रहा है, यानी SN1 रिएक्शन स्टेप 2 में होता है। मगर इसका जो स्लोएस्ट स्टेप है विच इज स्टेप 1, ध्यान दो, हमने ध्यान देना है सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप पे, स्टेप्स नहीं है ये स्लोएस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं वो है, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी है। बहुत ज्यादा डिटेल तुम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे मॉलिक्यूलैरिटी के ऊपर। अभी के लिए दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है? एक ही है, सिर्फ ये सॉल्वेंट या कोई रिएजेंट तो नहीं है यहाँ पे। तो ये स्टेप में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसका इसलिए नाम 1 है। ऐसे SN2 में, SN2 जब हम करेंगे तो उसका जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसमें जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं वो 2 होंगे, तभी उसका नाम SN2 है। तो स्टेप्स इसके अंदर 2 हैं और स्लोएस्ट स्टेप के अंदर मॉलिक्यूल 1 है। समझ गए हम इसका मैकेनिज्म? ये खुद ब खुद हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है, सॉल्वेंट का रोल इसमें नहीं है। सेकेंड स्टेप में अटैक, और फिर इसमें क्या हुआ? पोलैरिटी की वजह से ये बन गया। सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकेटायन बना उस पे हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया, तो फिर उसके बाद ये H2O था, इसलिए H प्लस इसमें से निकलना जरूरी था। अगर OH माइनस ही अटैक करता तो फिर ये स्टेप ना होता, राइट, ये स्टेप ना होता। OH माइनस का अटैक होता, सपोज कि OH ले लें अगर हम एक्वस, तो OH माइनस फ्री है, इसमें आयनिक बॉन्ड है, पानी के अंदर तो ये फ्लोट कर रहे होंगे, K प्लस अलग OH माइनस अलग, तो फिर OH माइनस का अटैक होगा और ये वाला स्टेप नहीं होगा। तो डिपेंड करेगा कौन सा सॉल्वेंट है और ये स्टेप होगा कि नहीं। मगर हमें ये इतना पता लग गया कि 2 स्टेप हैं। नंबर फर्स्ट में कार्बन और किसी हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड अपने आप टूट रहा है,
क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। सेकेंड स्टेप में वो जो न्यूक्लियोफाइल है जिसको वो कार्बन पे आके अटैक करेगा और उनमें बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। उसके अंदर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, इसलिए इसका नाम है SN1 रिएक्शन। तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं स्टेप 1 को। जैसा कि नाम है वैसे ही मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में ये बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है। दूसरे स्टेप में वो दूसरा चीज न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक कर रहा है और वो बॉन्ड बन रहा है। अब ये आसान नहीं है ये होना, ठीक है। ये जो स्टेप है ये आसान नहीं है होना, ना खुद से देख रहे हो ये बॉन्ड अपने आप कैसे टूटेगा। इसकी एनर्जी जो है लगभग वो 320 किलो जूल पर मोल है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब इतनी सारी एनर्जी एक बार तो हमें देनी पड़ेगी इसको, तब जाके ये स्टेज आएगा। तो बहुत ज्यादा एनर्जी है। कैसे देंगे, ये कब है, गैस फेज में, जब कोई सॉल्वेंट ही ना हो। गैस फेज में इतनी एनर्जी है। मगर एक्वस मीडियम में करें अगर वाटर की प्रेजेंस में, तो वाटर क्या करेगा, इसको सॉल्वेट कर लेगा, है ना। H+ को कौन से आएगा, H2O है, ऑक्सीजन का नेगेटिव वाला पार्ट इसके पास आएगा, कुछ इसको सॉल्वेट करेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव चार्ज तेरे ऊपर बहुत है, मैं तुझे थोड़ा सा स्टेबल कर दूंगा अपने डेल्टा नेगेटिव चार्ज से। तो खूब सारे वो H2O वाले मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इसके पास, ऑक्सीजन का पार्ट पास इसके आके इसको सॉल्वेट करेंगे। ऐसे ही इसको कौन सॉल्वेट करेगा, इसको H2O का H वाला पार्ट, H पॉजिटिव, खूब सारे आके घेर लेंगे, सॉल्वेट करेंगे। तो कुछ एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। एक्वस मीडियम में भी 80 किलो जूल पर मोल चाहिए, जो ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसको सॉल्वेट करता है, सॉल्वेंट मतलब बनने के बाद कुछ संतावना देके स्टेबल करता है इसको। लेकिन ये भी बहुत कम नहीं है, इसलिए जो ये कार्बोकेटाइन बनता है इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है SN1 में। जो कार्बोकेटाइन बन रहा है इट हैज टू बी स्टेबल। अब कहीं CH3Br को लेके चल दें तो ये रिएक्शन नहीं होगा, इतना स्टेबल होगा। इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम समझ सकते हैं हाँ अच्छा खासा स्टेबल होगा ये कार्बोकेटाइन और बन सकता है। ये तो क्या स्टेबल होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, तो फिर इसमें रिएक्शन नहीं होगा। तो गैस फेज में समझ रहे हैं हम, होना पॉसिबल नहीं है। अच्छा खासा सॉल्वेंट अगर हो तो भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि द फर्स्ट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑन इट्स ओन। तो अब हमें SN1 में क्या क्या आ चुका है, हमें पता है कि ये 2 स्टेप्स में होता है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए ये 1 यहाँ पे दिख रहा है हमें। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, अभी हमने 2 न्यूक्लियोफाइल लिखे थे, H2O और OH-, ठीक है। और कौन से हो सकते हैं, CH3OH एसिटिक एसिड भी हो सकता है। ये कौन सा है, मिथेनॉल है। इस तरह से CN- हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। KOH हो सकता है, OH- आए, CN- आए, तो बहुत सारे। इसमें CH3O- होगा जो जुड़ेगा उसके साथ। तो बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। तो हमने क्या अभी तक हम समझ चुके हैं कि ये 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप स्लो है, जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है उसको हेल्प कौन करता है, सॉल्वेंट हेल्प करता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होती है, 80-90 के आसपास, वाटर की प्रेजेंस में भी उसको सॉल्वेट करना होता है। वो जो प्लस और माइनस बने हैं उनको हमें स्टेबल करवाना है, नहीं तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और क्या हमें पता लग चुका है, और इसमें एक बॉन्ड टूट रहा है और एक नया बॉन्ड बन रहा है, एक लीविंग ग्रुप है और एक अटैकिंग है। तो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली क्या क्या फैक्टर्स हैं इसमें, किन किन चीजों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले तो सबस्ट्रेट पे आ जाओ। अब हमने यहां पे सबस्ट्रेट क्या लिया था, ये लिया था Br, है ना। इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो 9 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, बढ़िया स्टेबल होगा।
सबस्ट्रेट हमारा इंपॉर्टेंट है, हमारा सबस्ट्रेट वैसा होना चाहिए जो एक स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट करे। ध्यान दो, क्या होना चाहिए हमारा सबस्ट्रेट जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड जब टूटे, कार्बन ब्रोमीन या क्लोरीन बॉन्ड जब टूटे तो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें दे पाए। तो ऐसा कार्बन कौन सा हुआ, ये 3 डिग्री का देखा हमने, टर्टरी ब्यूटाइल बहुत अच्छा बनाएगा स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, बेंजाइलिक हो अगर वो, ये वाला बॉन्ड हो, एलाइलिक हो, बेंजाइलिक हो, एलाइलिक हो, तो भी बहुत स्टेबल। एलाइलिक क्या होता है, यहां पे डबल बॉन्ड हो, ये ब्रोमीन हो। ठीक है, 3 डिग्री एलाइल हो अगर मान लो, तो ये भी बहुत स्टेबल हो जाएगा। यहां से यहां से यहां से तीनों जगह से रेजोनेंस। तो जो भी ग्रुप कोई बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वो अच्छा सबस्ट्रेट होगा SN1 रिएक्शन देने के लिए। अब कहीं ये ग्रुप हो तो फिर SN1 की तरफ दिमाग नहीं जाएगा, है ना। ये भी हो अगर तो थोड़ा बहुत ज्यादा, तो ये तो देगा ही नहीं। ठीक है, इसमें भी ऑलमोस्ट नहीं देगा ये भी SN1 में। और जो फैक्टर्स हैं सारे अभी हम देखेंगे, सॉल्वेंट का है इफेक्ट, हाँ, लीविंग ग्रुप का इफेक्ट है, बाकी और जो सारे इफेक्ट हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर दो तो इसको शायद चांस हो ये नहीं देगा। तो इस तरह से दिमाग कैसे जाएगा, सबस्ट्रेट का रोल सिर्फ इतना है कि स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हो सके। ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होगा तो SN1 के लिए उतना अच्छा है। इसमें एरोमेटिक वाले केस रह गए, हमने रेजोनेंस देख लिया, यहां और यहां रेजोनेंस है, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। और कौन सा इफेक्ट होता है, एरोमेटिक अगर कोई कंपाउंड बन रहा हो, एरोमेटिक अगर कोई कंपाउंड बन रहा हो, सपोज ये ब्रोमीन है, राइट, यहां पे कार्बोकेटाइन है, इसके जाने से ये एरोमेटिक अगर बन रहा है तो बहुत बढ़िया है। ऐसे ही सपोज ये केस है, इसके जाने से भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये जो रिंग है ये एरोमेटिक बन जाएगी, तो इनमें और भी स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। राइट, ये सारे फैक्टर्स हैं। और कौन से नहीं देंगे SN1 रिएक्शन, बहुत मुश्किल से देंगे, ये देगा नहीं, ये देगा नहीं। और इस तरह का कोई भी ग्रुप हो अगर तो यहां कार्बोकेटाइन बनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रेजोनेंस तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये जो है RCO ग्रुप काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोकेटाइन के बगल में होगा तो कहां से स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। तो ऐसे कोई भी ग्रुप लगे हुए हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, CH2Br, इस तरह से कोई ग्रुप लगे हैं, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि कार्बोकेटाइन बनना मुश्किल है। और अगर कार्बोकेटाइन बनना मुश्किल है तो फिर SN1 रिएक्शन होना भी मुश्किल है। तो सबस्ट्रेट का रोल हम समझ गए, सबस्ट्रेट का रोल इतना ही है, अच्छे से स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर बन रहा हो तो फिर SN1 के चांस ज्यादा है होने, रेट उसका ज्यादा होगा, स्पीड उसकी ज्यादा होगी। सेकंड, लीविंग ग्रुप। वैसे ये जो फैक्टर है, जो फर्स्ट फैक्टर था दैट वाज एक्सक्लूसिव फॉर SN1, मतलब वो सिर्फ SN1 के लिए था। लीविंग ग्रुप दोनों में, SN1 और 2 में, दोनों ही में हेल्प करेगा। ये फैक्टर दोनों के लिए कॉमन है। तो हमने देखा कि ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड तो टूटना ही है, तभी OH आगे स्ट्राइक करेगा इसके ऊपर। तो जितना आसानी से ये बॉन्ड टूट सके, ठीक है ना, जितना आसानी से बॉन्ड टूट सके उतना अच्छा लीविंग ग्रुप हम बोलेंगे। तो कौन कौन से कंपैरिजन होंगे, क्लोरीन के साथ आयोडीन और फ्लोरीन में अगर कंपैरिजन करें तो फिर हमने क्या देखा कि ये वाला पार्ट तो चलो सेम है सब में, कंपेयर क्या करते हैं, जब जो डिफरेंट होता है, जो अलग है उसको कंपेयर करते हैं। यहां पे F- बना, यहां पे Br-,
यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे I माइनस बना, राइट। सबसे स्टेबल कौन सा होगा? देखो डाउन द ग्रुप अगर हम चेक करते हैं कि नेगेटिव चार्ज कौन अच्छे से संभाल पाएगा, तो फिर डाउन द ग्रुप में साइज फैक्टर इतना ज्यादा चेंज होता है, साइज इतना चेंज होता है कि डाउन द ग्रुप अगर हम देख रहे हो, नेगेटिव चार्ज को कौन अच्छे से संभाल पाएगा, हैंडल कर पाएगा, किसको? नेगेटिव चार्ज को। डाउन द ग्रुप साइज फैक्टर इज द डिसाइडिंग पॉइंट, साइज इज द डिसाइडिंग फैक्टर। डाउन द ग्रुप की साइज इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, और अगर लेफ्ट टू राइट है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें अगर कोई पूछ ले N माइनस ज्यादा स्टेबल है, O माइनस, F माइनस, लेफ्ट टू राइट साइज इतना ज्यादा चेंज नहीं होता है इन अ पीरियड, साइज डज नॉट चेंज वेरी एब्रप्टली, और बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। तो हम बोल देंगे कैसे डिसाइड होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। कौन हैंडल कर पाएगा नेगेटिव चार्ज अच्छा? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, राइट। लेकिन टॉप टू बॉटम साइज इतना ज्यादा फर्क है, साइज का इतना ज्यादा फर्क है कि जो बड़ा साइज का है I माइनस, जिसके पास MTD और वाइटल है, वो अच्छे से नेगेटिव चार्ज को एडजस्ट कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा। तो मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ दीज वुड बी I माइनस, देन Br माइनस, देन क्लोरीन माइनस, देन F माइनस। और सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप भी कौन सा होगा? जो हैंडल कर पाएगा नेगेटिव चार्ज को, संभाल पाएगा। ऐसा ना हो ना कि छोटी सी साइज है, नेगेटिव चार्ज एरिया, वो स्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि हैंडल नहीं कर पा रहा, तो फिर वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा, वो टूटेगा ही क्यों? जब बाद में इतना अनस्टेबल हो रहा होगा फ्लोरीन, छोटा सा फ्लोरीन है, डी ऑर्बिटल भी नहीं है उसके पास, नेगेटिव चार्ज वो संभाल नहीं पाएगा अपने ऊपर, इतनी ज्यादा जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ मिलकर इतनी ज्यादा रिपल्जन होगी कि इट विल बी हाईली अनस्टेबल, इसलिए वो टूटेगा ही नहीं। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा हुआ अमंग्स द हैलोजेंस? I माइनस हुआ, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद F माइनस। तो लिख सकते हैं हम बेस्ट लिविंग ग्रुप्स। इनसे भी अच्छे अच्छे ग्रुप्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल एलिमेंट्री देख रहे हैं MsN1 होता क्या है। बेस्ट लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या है? I माइनस सबसे बढ़िया, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर कौन सा बच गया? F माइनस। एक और चीज से भी देख सकते हो कि वीक बेसिस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे लॉजिक तो यही है जो हमने अभी डिस्कस किया है, मगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? जिसके पास नेगेटिव अपना चार्ज संभाला ही ना जा रहा हो, तो ये लॉजिक भी चलेगा, वन एंड द सेम थिंग है। इसको कैसे समझ सकते हो कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है? वो नेगेटिव चार्ज अपना डोनेट करना चाह रहा है फटाफट से, मतलब हैंडल नहीं कर पा रहा, तो गुड बेस क्या होगा? बैड लिविंग ग्रुप। ये वीक बेस है, एडजस्ट कर पा रहा है, नेगेटिव चार्ज दे ना दे पहले एडजस्ट, खुश है, हैंडल कर रहा है, तो ऐसे भी समझ सकते हो। वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? HI। आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था हमने, ये क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है इन चारों में, और इसका कंजुगेट बेस वीक होगा, है ऐसे भी समझ सकते हो। और अगर ग्रुप और पीरियड में चलना है तो वैसे भी समझ सकते हो। तो अगर कोई क्वेश्चन आए कि OH माइनस और F माइनस में कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो भाई कौन एडजस्ट कर पाएगा? ये तो पीरियड की बात है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, ये एडजस्ट कर पाएगा, ऐसे भी देख सकते हो लिविंग ग्रुप। और दूसरा क्या है? HF H2O। कौन सा अच्छा एसिड है ये? इसका बेस क्या होगा? वीक। वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो इन दोनों में ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। दोनों ही लॉजिक से, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस से भी, और पीरियड में कैसे देखते हैं कौन नेगेटिव चार्ज अच्छे से हैंडल कर पाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, तो दोनों लॉजिक चलेंगे। इसके अलावा देखो ये चार तो हैं, उसके अलावा और टॉसिल ग्रुप बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, उसको ऐसे डिनोट करते हैं।
CH3 S डबल बॉन्ड O O कार्बन, मतलब यहाँ पे कार्बन जुड़ा होगा तो ये निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, जैसे Br जुड़ा हो तो निकलेगा कैसे, Br माइनस ना। तो ये चीज जुड़ी हो और इस पे लगी हो तो ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, मस्त कॉन्जुगेशन हो रही है, नेगेटिव चार्ज को पता भी नहीं चलेगा, इतना बढ़िया से घुमाएगा हर जगह, नेगेटिव चार्ज वेल एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। और एक वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स N3 B, एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, माइनस चार्ज को ये भी हैंडल करेगा अच्छे से, ये भी हैंडल करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, सबस्ट्रेट का। हमने किस पे ध्यान दिया था कि जो हमारा मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, जो SN1 रिएक्शन देगा उसका कार्बोकेटाइन ऐसा होना चाहिए वो कि जो कार्बोकेटाइन बने उसका वो बहुत स्ट्रांग हो। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है, एरोमेटिक कोई बन रहा हो, कार्बोकेटाइन के बनने से कोई कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा हो तो बहुत अच्छे से बनेगा, बेंजाइलिक एलाइलिक रेजोनेंस अच्छी हो रही हो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो, ये सारे फैक्टर्स हैं। जहां पे ये ना हो वो बनने बहुत मुश्किल है, जहां पे कार्बोकेटाइन अनस्टेबल हो रहा हो, जैसे कौन सा ग्रुप किया था हमने, कार्बन इस तरह का, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाए तो बड़ी दिक्कत है। तो ये SN1 मतलब यहाँ Br लगा हो, यहाँ ये निकलना बहुत मुश्किल है, ये पूरा ग्रुप निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये सब फैक्टर्स थे। और अब नेक्स्ट लेट्स मूव टू सॉल्वेंट का इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। नाउ SN1 कहीं पे लिखा हो तो दिमाग में क्या आएगा, कार्बोकेटायन आएगा। दो स्टेप्स होंगे इसमें, एक में बॉन्ड ब्रेक होगा, एक में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ये सब दिमाग में आएगा। स्टेबल कार्बोकेटायन होना चाहिए। और एक चीज और जो आए वो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर का मतलब क्या है, अच्छे से पता होगा तुम्हें। पोलर का मतलब क्या है, जिसमें अलग अलग डायपोल्स बने हों, पॉजिटिव और नेगेटिव के डायपोल हों। और प्रोटिक का मतलब क्या है, जो H+ जो रिलीज कर पाए, ठीक है। H+ या जिसमें पॉजिटिव चार्ज H पे हो, जैसे कि वाटर में H पे पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। और एक और कोई सॉल्वेंट ले, सपोज ये एसीटोन ले लिया हमने, पोलर तो ये भी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, डेल्टा पॉजिटिव इस पे, डेल्टा नेगेटिव इसमें, मगर इसमें हाइड्रोजन पे नहीं है H+, ये कहीं छुपा सा हुआ है। हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज और खुला हुआ हाइड्रोजन बहुत ही डिफरेंट है बाकियों से, मतलब किसी और चीज पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे इसमें भी डायपोल है, इसमें भी डायपोल है। इसका जो डायपोल है इसमें पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे है, और हाइड्रोजन जनरली बहुत खुली हुई साइट होती है, मतलब स्टेरिक इंटेंस नहीं होता। और हाइड्रोजन इतना छोटा होता है कि थोड़ा सा प्लस चार्ज भी इसको दिक्कत करता है, ये बढ़िया बॉन्ड्स बना लेता है, ठीक है। प्रोटिक इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब हाइड्रोजन पे ही क्यों हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए। देखो उसका फर्स्ट स्टेप देखो मैकेनिज्म में, फर्स्ट स्टेप खुद ब खुद हो रहा था, और याद करो स्टेप 1 में क्या मिला था हमें, CH3 और इस पे पॉजिटिव चार्ज था, याद करो। और यहाँ पे ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज था, राइट। तो दोनों को स्टेबल करवाने के लिए हमें पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए जो इसको थोड़ा सॉल्वेट करवाए, इसको सॉल्वेट कराएगा तभी तो एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, राइट। और इसकी भी खबर ले अच्छे से, ये भी इसको सॉल्वेट करवाएगा। तो हमें एक ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो जिसपे पोलर प्रोटिक हो, मतलब H की साइड हो, जो इसको अच्छे से सॉल्वेट करवा ले। SN2 में नहीं होगा ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो SN1 SN2 को डिफरेंशिएट करता है। तो याद रहे SN1 आते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये एग्जांपल्स के तौर पे सबसे अच्छा वाटर, ठीक है। फिर एल्कोहल्स कोई भी, इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सब, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, ये सब पोलर हैं और बढ़िया जो है SN1 रिएक्शन ये दिखाएंगे
क्योंकि इसमें सॉल्वोसिस इंपॉर्टेंट है। तो ये सॉल्वेंट होनी चाहिए, हमारे सॉल्वेंट ये हो। हमने जो मैकेनिज्म किया था SN1 में, उसमें न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट सेम था। ऐसा जरूरी भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि रिएजेंट ले लें हम, ये थोड़ा बाद में आएगा, इसको बाद में करेंगे हम। ऐसा भी हो सकता है रिएजेंट ये ले लें, मतलब न्यूक्लियोफाइल OH माइनस हो गया और सॉल्वेंट वाटर ले लें, तो वाटर ये अच्छा काम करेगा। इनके कहा गया फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट्स थे कौन से, एक कार्बोकेटायन और एक ब्रोमाइड आयन अभी बनाया था, तो वाटर क्या कर लेगा, एज अ सॉल्वेंट काम करके उनकी सॉल्वोसिस करा के आराम से ठंडा स्टेबल कर देगा, और अटैक होगा OH माइनस का इसमें, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बहुत जरूरी है। अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट हो जो पोलर हो पर प्रोटिक ना हो, जैसे कि ये भी पोलर होगा, ऑक्सीजन इससे काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी पोलर होगा, मगर ये प्रोटिक नहीं है, हमें तो प्रोटिक ही चाहिए, ये सब प्रोटिक है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट क्या क्या हुआ था अभी, सबस्ट्रेट, फर्स्ट पॉइंट वॉज सबस्ट्रेट, फिर क्या था, सेकेंड वॉज लिविंग ग्रुप, थर्ड वॉज सॉल्वेंट, और अब लेट्स टॉक अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री। लेट्स टॉक अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो इसमें देखो स्टेप 1 क्या था, कार्बोकेटायन बन रहा था। तो कार्बोकेटायन की शेप कैसी होती है, कार्बोकेटायन की शेप हमें पता है sp2 होती है, उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लानर, है ना, GOC में हम पढ़ चुके हैं। कार्बोकेटायन क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लानर होता है। तो ऐसी शेप होगी उसकी, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, 3 ग्रुप लगे होंगे। कार्बोकेटायन 3 बॉन्ड बनाता है और पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो इस तरह की कुछ शेप होगी उसकी। अब जो अटैकिंग करेगा, स्टेप 2 में क्या होगा, फर्स्ट में तो ये कार्बोकेटायन बन गया, स्टेप 2 में क्या है, अटैक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इस जगह से भी हो सकता है और बिहाइंड से भी हो सकता है, ठीक है, दोनों सी जगह में कोई रोक टोक तो नहीं है उसको, राइट, यहां से भी अटैक हो सकता है और इसके पीछे से भी अटैक हो सकता है। तो इसलिए हमें दोनों तरह के कंपाउंड मिलेंगे। देखो पहली कंडीशन तो ये है कि ये कार्बन कायरल तो हो, कायरल अगर ये कार्बन है तभी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात आगे बढ़ेगी। तो कायरल तो होना चाहिए कार्बन, उसके बाद ही स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात है। अगर कायरल नहीं है तो ये टॉपिक नहीं है, मतलब SN1 में स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात ही नहीं है। अगर ऐसा कोई कार्बन है, लेट्स से CH3 CH3H और Br, अब ये कार्बोकेटायन बन भी गया, उसके बाद OH इस पे लग भी गया, तो क्या तो इसका एंटिओमर बनेगा जो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, मिरर इमेज तो बनेगी नहीं इसकी। तो पहली तो ये है कि ये ग्रुप्स डिफरेंट हो और जो अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल वो भी इनसे डिफरेंट हो, ताकि चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो, तभी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात शुरू होगी। हाँ, पर अगर ये डिफरेंट है तो फिर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर वो जो चौथा ग्रुप आ रहा है वो इनसे डिफरेंट है या आपस में डिफरेंट है, तो अटैक यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। तो R भी मिल सकता है हमें और उसकी मिरर इमेज बन सकती है S। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, रेजमिक मिक्सचर। मतलब अगर कायरल है वो कार्बन तो हमें ये ग्रुप्स डिफरेंट हैं अगर, तो हमें रेजमिक मिक्सचर बनेगा, क्योंकि यहां से अटैक होगा तो सपोज R बना, ऑपोजिट से अटैक हुआ तो S मिलेगा, राइट, और सिमिलरली यहां से अटैक होकर S मिलेगा तो पीछे से R मिलेगा। इसका मतलब है दोनों ही आइसोमर्स मिलेंगे हमें 50-50%। बुक्स में लिखा क्या होता है 50-50%। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेजमिक मिक्सचर। जैसे सपोज ये कोई कार्बन है, इस पे ब्रोमीन है और OH माइनस का अटैक हो गया, ठीक है। ये क्या फॉर्म लिखा है हमने, ये फिशर प्रोजेक्शन में लिखा है, ध्यान दो, ये
फिशर प्रोजेक्शन में लिखा है, और न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा, OH माइनस है। तो फिर ये इस जगह भी लग सकता है जहां से ब्रोमीन गया है, C2H3, और इसमें भी लग सकता है। कोई मेजर नहीं होगा, कोई माइनर नहीं होगा, 50-50 बनेंगे। क्यों? कार्बोकेटाइन एक बार बन गया तो वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है, प्लानर हुआ ये C2H3 और क्या था, CH3। अब ये कार्बोकेटाइन पे हम अपनी अटेंशन फोकस करें तो ये एक प्लेन में है, प्लेन ऑफ बोर्ड। सपोज ये इस प्लेन में है, तो यहां से भी अटैक हो सकता है और पीछे से भी अटैक हो सकता है। दोनों की प्रोबेबिलिटी या चांसेस बराबर है, इसलिए हमें क्या मिलता है, रेजमिक मिक्सचर RS या SR, देख लो कौन सा R है कौन सा S है, और 50-50। वैसे थोड़ा सा ज्यादा इसमें इन्वर्जन होती है, इसकी रीजन हम बाद में पढ़ेंगे। इतनी आसान नहीं है, कई बार एक पॉइंट में लिखा होता है कई बुक्स में, इतना सिंपल नहीं है। तो कई वैसे 50-50% लिखा होता है रेजमिक मिक्सचर बनेगा, पर इन्वर्जन स्लाइटली मोर, इन्वर्जन स्लाइटली मोर। और एक और फैक्टर लिख सकते हो, जितना ज्यादा पोलर होगा उतनी ज्यादा रेसमराइजेशन होगी। सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलर होगा उतनी ज्यादा रेसमराइजेशन होगी। इसका मतलब है 98% अगर बोल रहा है रेसमराइजेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 49% D है, 49% L है, और जो बच गया वो क्या है, 2%। रेजमिक मिक्सचर 98%, मतलब 98 तो रेजमिक है, 2% क्या होगा, हमने देखा था इन्वर्जन ज्यादा हुई है तो इनमें से एक ज्यादा होगा। और एक सैंपल में बोल रहा है कि 90% है रेसमराइजेशन, तो उसमें क्या होगा, 45% D, 45% L, और कोई सा एक जो इन्वर्जन में बनता होगा D या L, वो होगा। तो इसका तरीका ये भी है, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन, जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट उतना ज्यादा रेसमराइजेशन, सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलर उतनी ज्यादा रेसमराइजेशन। तो क्वेश्चन अगर आए कि H2O में और मिथाइल अल्कोहल में कौन ज्यादा रेजमिक प्रोडक्ट देगा, रेसमराइजेशन वाला देगा प्रोडक्ट, तो कौन सा देगा, H2O वाला। ऑर्डर याद कर सकते हो, H2O सबसे ज्यादा रेसमराइजेशन देगा, उसके बाद फॉर्मिक एसिड HCOH, उसके बाद मीथेनॉल, उसके बाद इथेनॉल, और फिर एसिटिक एसिड। ठीक है, पोलर के हिसाब से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका, 81, इसका 59, 33, 24 और 6। तो सॉल्वेंट पोलर हो उतनी ज्यादा रेसमराइजेशन होगी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, ये एनर्जी है और ये स्टेप्स है, या फिर ये टाइमलाइन है। तो स्टार्टिंग में स्टेप 1 हुआ तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होगी, ये एनर्जी है। तो स्टार्टिंग में सपोज इतनी एनर्जी हुई, तो जब कार्बोकेटाइन बना तो वो फर्स्ट स्टेप था, उसका एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। देखो जो स्लो स्टेप होगा उसकी एनर्जी एक्टिवेशन मतलब उसका एनर्जी डिफरेंस भी ज्यादा होगा। तो ये स्टेप 1 का रहा, फिर स्टेप 2 में ये आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ दो स्लोप्स बनेंगी, और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक डिपेंड करेगा बॉन्ड्स कैसे हैं। अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो फिर इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए इससे। तो सपोज ये एक्सोथर्मिक था, वैसे बॉन्ड्स पे डिपेंड करेगा। तो फिर ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, इसका स्लोप ज्यादा होगा एनर्जी डिफरेंस का, इसका कम होगा। ये हमारा ग्राफ बन गया। और ये सपोज डेल्टा G1 हुआ, ये डेल्टा G2 हुआ, तो ये ज्यादा होगा, राइट। इसके अलावा जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप था हमारा, वो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो
एक और पॉइंट इसमें, अगर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इन केस रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल, तो उसके बेस पे अपना आंसर मत बदल देना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो सपोज ये है एक सबस्ट्रेट हमारे पास और एक सबस्ट्रेट ये है। ठीक है, इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, 3 होंगे। चलो ये ले, ठीक है। इसमें जो कार्बोकेटाइन बना उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, इसके भी 3 है। और कंपैरिजन लीजिए है, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, इसके 3 है, मगर ये यहां पे आ जाए अगर, है ना, अगर रीअरेंजमेंट करवा दे कार्बोकेटाइन की, तो रीअरेंजमेंट के बाद इसके 3 तो ये होंगे, साथ में फेनाइल ग्रुप भी है। तो अगर रीअरेंजमेंट करवाते हैं तो इसका कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो क्या हम बोले कि इसका रेट इससे ज्यादा होगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट, क्या, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग रहा है। जो बाकी के स्टेप्स हैं वो तो फटाफट हो रहे हैं, उन पे रेट डिपेंड ही नहीं करता। वो कार वाला एग्जांपल देखो, उसमें क्या था कि जो स्लो हो रहा था काम, है ना, जो सिर्फ 5 पार्ट्स पर डे बना रहा था, दैट वाज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जो फटाफट हो रहे हैं काम, उन पे रेट नहीं डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट अगर होगा तो हम करेंगे नो डाउट, लेकिन रेट डिटरमिनिंग स्टेप में वो फैक्टर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वील डू SN2, पर कोशिश करना इस पे पूरी कमांड हो, तभी वो ज्यादा समझ में आएगा। अगर SN1-2 में जो फैक्टर्स हमने किए हैं और जो स्टेप्स हैं, जो मैकेनिज्म है, वो अच्छे से दिमाग में अगर होंगे, तभी SN2 ज्यादा समझ में आएगा।